नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 7, जो कि टॉपर सीरीज का है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य विभाजक रेखा कौन सी है? 40 डिग्री समानांतर, या फिर 38 डिग्री समांतर, या फिर 35 डिग्री समांतर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 38 डिग्री समांतर जो रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य के बीच में विभाजक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? 5, 10, 6 या 7? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको 2023 में पूछा गया था। अगर आपको इसमें 7 की जगह 8 ऑप्शन आता है तो आप 8 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी इसका राइट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान का, चीन का, भारत का, या नेपाल का? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान का। यानी स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश को उस टाइम पर जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986 में, 1990 में, 1985 में, 1992 में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1985 में जो दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 26 जनवरी को? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है, 5 है, 15 है, या 20 है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 है। यानी कि जो अस्थायी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो 10 हैं, और जो स्थायी सदस्य देश हैं वो 5 हैं। और अगर आपसे कुल संख्या पूछी जाए तो आपको 15 बतानी है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष शीत युद्ध का समापन हुआ था? तो 1986 में, 1985 में, या फिर 1989 में, या 1990 में? तो ये क्वेश्चन जो है आपको 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1989 में ही जो है शीत युद्ध का समापन हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो वो जो है 1991 में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से, आतंकवाद से, उपनिवेशवाद से, या पृथ्वी सम्मेलन से? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी सम्मेलन से जो है एजेंडा 21 संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, भारत है, यूरोपीय संघ, यानी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन जो है सबसे ज्यादा कार्बन का जो है उत्सर्जन करने वाला देश है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2001 में, 2003 में, 2011 में, या 2012 में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2001 में जो है भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। अब आते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि आपको लगभग 10 शब्दों में लिखने होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला है कि वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैसें के क्या नाम हैं? वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार गैसों के ग्रीन हाउस गैसें, यानी कि इन्हें जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें शामिल होती हैं, जो कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो आजादी के समय भारत में 565 देशी रियासतें थीं। इनमें से ज्यादातर रियासतों ने कर वसूलने और लोक सेवा देने का काम ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष, यानी कि किस राज्य को काटकर किया गया था? तो तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश राज्य को बांटकर 2 जून 2014 को किया गया था। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन अब जो है भारत में 28 राज्य हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 29वां राज्य कौन सा था, तो 29वां राज्य जो है तेलंगाना था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी।
यानी कि आपसे पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था की स्थापना हुई, तो वो नीति आयोग की हुई थी, जो कि 2015 में हुई थी। अब बताएं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस रोजगार से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी उद्योग और रोजगार से है। यह कार्यक्रम डेयरी किसानों को रोजगार देने और डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए किया जाता था। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग का संबंध समाज के किस वर्ग से है? तो मंडल आयोग का संबंध समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से संबंधित है, और मंडल आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एसईबीसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई थी, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उन्होंने ही इसका गठन किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कब एवं कहाँ संपन्न हुआ? तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था, और इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। यानी कि जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन हुआ था, जो पहला वाला, वो कब और कहाँ हुआ? तो पहला ये जो है सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में हुआ था, और इसीलिए इसी को जो है बेलग्रेड सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और इस सम्मेलन में लगभग 25 देशों ने भाग लिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले थे। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यानी कि ऑफ इंडिया के नाम से जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, और इन्होंने ही जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नक्सलवादी आंदोलन को किस राजनीतिक दल से जोड़ा जाता है? तो नक्सलवादी यानी वाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था, और इसी को जो है नक्सलवाद आंदोलन कहा गया था। अब आता है, भारतीय विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो भारतीय विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व हैं भूगोल, और दूसरा है राष्ट्रीय हित का संरक्षण। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो अब ये जो है आपको 5 नंबर में पूछे जाने पर जो वाले प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना पड़ता है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया, और सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हावी हो गई, और सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति परिदृश्य में बदलाव आया, और सोवियत संघ के विघटन के बाद नए देशों और नए संगठन गठबंधनों का उदय भी हुआ था। और सोवियत संघ के विघटन के बाद उदार लोकतंत्र की गति राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में उभरी। सोवियत संघ के विघटन के बाद श्वेत यानी विश्व शांति और सुरक्षा की मांग उठी। सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुध्रुवीय प्रणाली अस्तित्व में आई, और सोवियत संघ के विघटन के बाद शक्ति समीकरणों में बदलाव आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद हथियारों की होड़ दौड़ का अंत हुआ, और सोवियत संघ के विघटन के बाद वैचारिक टकराव का भी अंत हुआ था। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको जो है, वैसे तो आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ता है, लेकिन हमने इसे आपको ये लॉन्ग इसलिए कराया है क्योंकि कभी कभी जो है ये आपको 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, जिसका आंसर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में देना होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। यह निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, और 100 से अधिक देशों के लिए सबसे बड़ा आयात बाजार है। अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार संघ के संस्थापक सिद्धांतों में से एक था। यह एकल बाजार की बदौलत संभव हुआ है। यानी कि यूरोपीय संघ जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, और यह निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, और 100 से भी अधिक देशों के लिए सबसे बड़ा आयात बाजार है।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत नेपाल संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत और नेपाल एक खुली सीमा साझा करते हैं तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत नेपाल संबंधों का आधार निर्मित करती है। इस संधि के तहत नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिकों के समान ही सुविधाएं और अवसर प्रदान किए गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या सुधार अपेक्षित हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए कई प्रस्ताव आए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं, जैसे कि सदस्यता की श्रेणी में बदलाव और स्थायी सदस्यों के वीटो पावर पर विचार। तो ये जो है दोनों बदलाव काफी ज्यादा इसमें जरूरी हैं। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, परिषद के आकार में बढ़ोतरी करना, प्रक्रियात्मक सुधार करना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त करना और राष्ट्र महासभा के बीच संबंधों में सुधार करना, ये सभी जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है? तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण मुद्दे मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादकता को खतरे में डालते हैं। ये मुद्दे राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे आता है जैव विविधता का नुकसान, मिट्टी का क्षरण, वनों की कटाई, ठोस और खतरनाक अपशिष्ट का अपघटन, जिसके कारण अगर हम इनको नहीं रोकते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जो है काफी ज्यादा होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के रास्ते में कई बाधाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि सैन्य हस्तक्षेप, यानी कि वहां पर सरकार ज्यादा नहीं टिकती है क्योंकि वहां की सेना जो है वहां पर तख्तापलट कर देती है और ऐसा कई बार हो चुका है। अगला आता है राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि वहां पर जो है राजनीतिक अस्थिरता है ही नहीं। उसको वहां की सरकार को जो है हटा दिया जाता है, कभी कभी प्रधानमंत्री को पकड़ लिया जाता है। आगे आता है भ्रष्टाचार, वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। और सामाजिक असमानता और आर्थिक समस्याएं, असंतोष और राजनीतिक विवाद, तो ये सभी जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में बाधाएं बने हुए हैं। तो अब ये जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।